ऑपोजिशन एक दफ़ा फिर एक्टिव होती जा रही है हुकूमत के खिलाफ और ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा है। इस हवाले से 2 रोज़ पहले जो मुलाकात हुई जॉइंट ऑपोजिशन की, उसमें शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने यह कहा कि ईद के बाद रैबर कमेटी बैठेगी, रैबर कमेटी में तमाम मामलात को सामने रखा जाएगा, जो स्ट्रैटेजी वहां से बनेगी उसको APC में लेके जाएंगे और फिर उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक्टिव होने जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब धरने के हवाले से सवाल हुआ कि क्या कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी, तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि किसी धरने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम घरों से निकले सड़कों पर आए तो आधे रास्ते में ही हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन कल हमने ये भी देखा कि सेनेट में जो अमेंडमेंट थी, जो हुकूमत की तरफ से 2 बिल पेश किए गए, उसमें अमेंडमेंट के बाद उन दोनों बिल्स को हुकूमत की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से सपोर्ट भी किया गया। लेकिन सेनेट में कल अताउर रहमान साहब, जो कि रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम के और भाई है मौलाना फजल रहमान साहब के, वो बड़े खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि JUIF को सुना नहीं जाता, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन जो है वो ये तरमीम लाकर, जो बिल्स थे उसमें तरमीम लाकर उन्होंने हुकूमत को मजबूत किया है और 2 बड़ी पार्टीज़ यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई काम नहीं किया है ऑपोजिशन को यकजा करने में। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन के साथ इस तरह आइंदा नहीं चलेंगे। हैरान इस बात पर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता। इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऑपोजिशन के साथ चलने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था JUIF का जो धरना था, उसके धरने के बाद फजल रहमान साहब ये शिकवा करते नजर आए कि 2 बड़ी पार्टीज़ ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से उनसे उम्मीद थी। इसीलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद के बाद क्या तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ मुत्तहिद हो सकेंगी, जो स्टेटमेंट ख़ासतौर पर अताउर रहमान साहब ने कल दिया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने, और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अताउर रहमान साहब का कल सेनेट में गिला शिकवा आपने भी सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो मजबूत कर रही है हुकूमत को और हमेशा ऐसा ही करते आई है 2 बड़ी पार्टीज़, उन्होंने कभी ऑपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की। तो अब आप लोग तो हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक चलाना चाहते हैं रैबर कमेटी और APC के जरिए, तो कहाँ स्टैंड करती है ऑपोजिशन इस वक्त, खासतौर पर फजल रहमान साहब की जमात, जो कि ज़्यादा आप लोगों से एक्टिव नजर आई है हुकूमत को गिराने के लिए? देखिए, ये जो 2 बिल हैं, ये इनके ऊपर तो तमाम पार्टीज़ की मुशावरत हुई है। यानी हमारी जो कमेटी थी, लॉ एंड जस्टिस कमेटी, उसके अंदर कल हमें ये बिल दिए गए थे, रात गए तक हम इनका मुतालिया करते रहे। उसके बाद हमने एक्सचेंज किए हैं कि इसके अंदर क्या तरमीम करना ज़रूरी है मुल्की मुफाद में। और सुबह जब वो बिल पेश हुए हैं तो बाकायदा उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है। काफ़ी देर तक हमने एक दूसरे से नुक्ता नज़र एक दूसरे को समझाया है, पब्लिकली समझाया है, प्रेस वहाँ पे मौजूद था। और जो ऑपोजिशन चाहती थी वो तरमीम उसमें ऐड की गई हैं और मुल्की मुफाद में ऐड की गई हैं ताकि इसको मजबूत और मौसर बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि ये दोनों बिल मुल्की मफाद में थे, इसलिए अमेंडमेंट के साथ इसको सपोर्ट किया गया और इस पर तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन अताउर रहमान साहब तो ये नहीं समझते। तो ये आप क्या JUIF को कन्विंस करने में नाकाम हो गए कि ये मुल्की मफाद में बिल पास किए गए? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं, आप हुकूमत को मजबूत करते आए हैं और हमेशा से ये 2 बड़ी पार्टीज ने यही किया है। वो धरने की मिसाल भी आपके सामने, उस वक्त भी यही गिला था उनका। देखिए, मैं उनका नुक्ता नज़र आपको समझाता हूँ। उनका नुक्ता नज़र, हम जिस गालिबन अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछें तो ये बिल अगर एक मुनासिब तरीक़ाकार के साथ टेबल किया जाता और इसको भेजा जाता कमेटी में, और हमारे पास 1 हफ्ता होता कि हम तमाम पार्टीज़ के साथ मुशावरत करके उन्हें समझाएं जो हमें पहले समझ आए। कल शाम तक तो हमें यही नहीं पता था जब हम सेनेट के इजलास से निकले कि नामुराद बिल में है क्या, है ये बिल है क्या। और वहाँ पे हुकूमत जो थी उसकी प्ली ये थी कि आप पढ़े नहीं, मुल्की मुफाद में साइन कर दें। हमने कहा यार, ये हमारा भी मुल्क है भाई,
हमें भी लोगों ने वोट दे के मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए भेजा, हम कैसे पढ़े बगैर इसको साइन कर दें? और वो मुसर थे, वजीर 2 मरतबा खड़े हुए कि प्लीज इसको आप पढ़े नहीं, इसको भेजे नहीं, कमेटी पे साइन कर दें। अगर हमारे पास 3-4 दिन होते तो जो मैं अभी आपके जरिए नाजरीन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही नुक्ता नज़र हम मौलाना को भी समझा पाते। लेकिन जब आपने हमें शाम को बिल दिया और कहा कि सुबह 10 बजे आ जाएं, सारी रात हम बिल पढ़ते रहे, उसके वो मजबूत करने के लिए उसमें जो तरामीम थी वो रकम करते रहे, तो हमारे पास शाम को 6 बजे और सुबह 10 बजे के दरमियान कोई वक्त नहीं हुकूमत ने हमें ऐसा दिया। जो कल खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके बाद मुस्तफ़ा साहब के पास भी आता हूं, उसमें खाकान अब्बासी साहब ने कल ये बताया था कि नेशनल असेंबली में जब ये बिल टेबल किया गया था उससे पहले ही इत्तेफाक हो चुका था कि क्या तरमीम लानी है इस बिल में, क्या करेक्शंस करनी है, लेकिन हुकूमत उन अमेंडमेंट्स को नहीं लेकर आई, इसलिए हमने एनए में सपोर्ट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि सेनेट में पेश करने से एक रात पहले ये तमाम मीटिंग्स हुई है। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पहले ही मामला तय हो चुके थे, हुकूमत ने जो है एनए में उन तरमीम्स को नहीं पेश किया था। ये 2 बड़ी अहम बातें आपने की हैं। आप शायद भूलते हैं कि ये 2 मुख्तलिफ फोरम हैं, यानी जो कमेटीज बनी हुई हैं नेशनल असेंबली की, उनका कोई ताल्लुक नहीं है भाई सेनेट की कमेटी से। जब हमारे पास बिल आता है तो हमने उसको एक तनकीदी जायजा लेने के लिए अपनी कमेटियां बना रखी हैं, वहां पे तो जो नोक झोंक चल रही है वो चल रही है। लेकिन हमारे पास अगर आप 4:30 या 5 बजे बिल ला के बोले कि 5:10 पे बगैर पढ़े इसको साइन कर दो, तो आप बताइए क्या ये मुल्क की मुफाद में है? सही, आप सेनेट कमेटी की बात कर रहे हैं, आप उस पार्लिमानी कमेटी की बात नहीं कर रहे जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत। नहीं, देखिए मैं सेनेट की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं सेनेट की कमेटी में तो आ जाइए, सेनेट के फ्लोर की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी इत्तेहाद है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये किस तरफ खड़ा हुआ है? पहले भी धरने के वक्त ये बड़ा शिकवा होता रहा, ना पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, ना नून लीग ने सपोर्ट किया। मतलब बज़ाहिर तो इलेक्शन होने के फौरी बाद एक जॉइंट ऑपोजिशन है, लेकिन किसी भी फोरम पर आपको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और अभी ईद के बाद भी ऐलान किया कि तमाम रहबर कमेटी इकट्ठा होकर फैसला करेगी, लेकिन शिकवा आया है JUIF की तरफ से, आपके इत्तेहादियों की तरफ से, कि हमें नहीं शामिल किया जाता गुफ्तगू में और अहम फैसले करने से पहले। जी, आपने दुरुस्त कहा, ये शिकवा जरूर JUI की तरफ से आया है। उसका इजहार मौलाना साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया, अपनी तकरीर में किया, और लेकिन बुनियादी जिस तरीके से जिस मसले से उनका ये शिकवा जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में बड़ी तफसीलन डॉक्टर साहब ने आपको पूरा बैकग्राउंड दिया, उसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि 6 अगस्त 6 अगस्त पाकिस्तान के लिए डेडलाइन है FATF की जानिब से जी। अब ये 6 अगस्त अब से चंद दिन दूर है, बीच में ईद की छुट्टियां भी हैं, तो इस सारे पीरियड के अंदर मेरे ख्याल से हमारी तरफ से एक गैर मुनासिब रवैया होता कि अगर हम कंस्ट्रक्टिवली इसके ऊपर एंगेज ना करते, और एंड ऑफ द डे फिर हुकूमत को ऑपोजिशन की वो तमाम बातें माननी पड़ गई जो हुकूमत पहले मानने से गुरेजा थी। एक पहलू इसका ये है। दूसरा, मौलाना साहब की आपको याद होगा कि जैसे ही इन असेंबलियों का ये वजूद में आई, तो मौलाना साहब का उस वक्त भी ख्याल था कि इंतखाबात में, क्योंकि एक वसी पैमाने पर धांधली हुई है, जिस तरह RTS सिस्टम का फेलियर हुआ है और बहुत से दीगर प्री पोल रिगिंग के हवाले से सवालात थे, एक्चुअल इलेक्शन डे पे रिगिंग के हवाले से सवालात थे, तो उनका ख्याल ये था कि हमें कौमी असेंबली में बैठना तक नहीं चाहिए, हमें इन इलेक्शनों को यकसर मुस्तरद करके हमें अब जो पार्टियां इलेक्शन जीती हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उस वक्त भी अपोजिशन की जो दीगर जमातें थी और खुसूसन बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने एक स्टैंड लिया और उन्होंने माजी की एक एक्सपीरियंस उनके सामने रखा और कहा कि हमें निज़ाम को उस नहज पर नहीं लेकर जाना चाहिए कि जिस नहज से निज़ाम हमारे इस्तीफों और एक बहुत जल्दी एजिटेशन शुरू कर देना उससे खतरे में पड़ सकता है। अब ये जो 2 साल गुजरे हैं, अब इन 2 साल में मेरे ख्याल से एक बड़ा रीजनेबल टाइम था इस हुकूमत के लिए कि वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके। अपोजिशन कतन हुकूमत नहीं गिरा सकती अगर हुकूमत पॉपुलर हो। आप अगर समझते हैं कि हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, कारकर्दगी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात इस वक्त इनको हटाकर खुद इख्तिदार में आना भी चाहती है या नहीं आना चाहती? ऐसा लगता है कि फजल रहमान साहब को तो इस पॉइंट पे शक है और इसीलिए वो कहते हैं कि आप लोग हमेशा हमें इन्वॉल्व किए बगैर कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं, जिससे तासुर ये जाता है कि आप इस हुकूमत को चलता रखना चाहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। 5 साल तो कर रहे थे पूरे। देखिए, अगर तो लेजिटिमेट उनका मैंडेट होता तो भले 5 साल पूरे करते। उनके मैंडेट के ऊपर हमें पहले दिन से एतराज था
फिर जिस तरीके से 2 साल की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। इस वक्त मुल्क में करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, शायद आप ही के प्रोग्राम का मैं वो देख रहा था कि जिसमें आपने बताया कि 66 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हुए हैं इन पिछले 2 सालों में। अगर ये हुकूमती फिगर्स हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त एक्चुअल फिगर्स क्या होंगे, क्योंकि हुकूमती फिगर्स तो हमेशा जरा कंप्रेस करके दिखाए जाते हैं। तो ये हमारे जो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो अवाम के अंदर शदीद इस्तराब है, अवाम के अंदर शदीद कर्ब है। और अपोजिशन जमातों ने अगर उन सेंटिमेंट्स को अगर उनको रिप्रेजेंट ना किया तो मैं तो समझता हूं जाती तौर पे कि फिर अपोजिशन जमातें भी इररिलेवेंट। अगले इशू पर जाने से पहले मुस्तफा साहब आप ये बता दीजिए, तो इस दफा मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि हमारे साथ हाथ हो जाता है, तो इस दफा 2 बड़ी जमातें उनके साथ किसी किस्म का हाथ नहीं करने जा रही, मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक करते हैं उनके मौकिफ से और साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम जिस वक्त तक अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, अपोजिशन का इकट्ठा होना जरूरी है। ईद के फौरन बाद APC भी इंशाल्लाह होगी और उस APC में तमाम सियासी जमातों के कायदीन बैठेंगे और उन्हें अवाम की खातिर, अवाम को इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए उन्हें कोई ना कोई लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा। सही, मुसद्दिक साहब यही सवाल आपसे भी है, डिच नहीं करेंगे फजल रहमान साहब को? नहीं, देखिए उसका सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम कोई भी नुक्ता नज़र या लाया अमल लेकर तो नहीं चल रहे। अभी तक किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया कि हमारी हिकमत अमली ये है। हमारे पास 3 रास्ते हैं, हम पार्लियामान में बैठ के उनको अपोज करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली अपोज करते हैं, मुल्क की मुफाद में और अवाम के हक में अपोज करते हैं। जैसा कि आज के बिलों में आपने देखा कि हमने वो तरमीम की जिससे मुल्क की मुफाद आगे बढ़ता है। दूसरा हमारे पास रास्ता है कि क्योंकि उनके अपने इल्हाक पार्टीज आहो फुआ कर रही हैं, उनके अपने लीडर्स जो हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि आपने हम पे क्या मुसल्लत कर दिए, ये टेक्नोक्रेट जिनको पर कोई वोट का बोझ नहीं है। और राजा साहब की अगर गुफ्तगू सुने तो वो ज़रा ज़्यादा शदीद है गुफ्तगू, तो अंदर भी दरारें पड़ी हुई हैं। फैसल पाउडा साहब की बात सुने जिसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब दाएं बाएं देखें, आपके वो वल्चर्स बैठे हुए आपको ले उड़ेंगे। जैसे अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, नैब कानून के हवाले से अब बता दीजिए कि आगे पेशरफ्त क्या होगी। अभी पहले सेगमेंट में शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा नैब कानून में कोई तरमीम नहीं होने जा रही। उन्होंने कहा मैं 2 टोक आपको बता दूं कि वजीर आजम इमरान खान का बस चले तो उस नैब कानून को मजीद सख्त करेंगे। तो पेशरफ्त कैसे होगी? हुकूमत अपने बिल पर, अपने ड्राफ्ट पर डटी रही, आप लोगों की तरफ से अमेंडमेंट्स आई, कोई इम्कान है इसमें पेशरफ्त होने का, या अब जैसा कानून चल रहा है नैब का वैसा ही चलने देंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब ने आपको जवाब दे दिया। अगरचे शेख रशीद साहब शायद पहले अंदिया दे चुके हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता, बहुत से वज़रा ने दिया कि नैब में प्रोग्रेस होगी। मेरा तो हमेशा से नुक्ता नज़र है कि वो हो कैसे सकती है। इमरान खान साहब अगर किसी को कैद ना कर पाएँ और शाम को उनके जो हवारी वजीर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें कि मैंने मूंछों से पकड़ के इसको जेल में बंद कर दिया, या देखो ये कहता था मुझे बंद करो मैंने बंद कर दिया, या फलां वक्त में फलां बंदा फलां मोड़ से पकड़ा जाएगा, अगर वो ये गुफ्तगू ना कर पाएँ तो फिर आप उनसे कारकर्दगी पर बात करेंगे। उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो नैब की ये शाम का जो ठेका लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, अगर वो ना लगाएं, चोर चोर की गर्दान ना करें, माफियाज की बात ना करें, तो लोग बोलेंगे आपकी कारकर्दगी क्या है, हम अपने बच्चों। ठीक है, तो आप भी समझते हैं कि ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हुकूमत? नहीं, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि जब बात आगे बढ़ने लगती है वो कहते हैं कि ये NRO है। इसका मतलब क्या है कि वो इस पे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, एक लास्ट कमेंट मुस्तफा नवाज खोकर से मैं इस पे ले लूं। मुस्तफा साहब, आप भी समझते हैं कि अब ये मामला खत्म हो गया नैब में अमेंडमेंट का? बेशक जितना भी प्रेशर हो, चाहे कोर्ट्स की जानिब से हो, खुद हुकूमती रहनुमा कह चुके हैं कि हमें तब्दीली लानी है, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि हमें इसमें तब्दीली की जरूरत नहीं है। ये शेख रशीद साहब ने कहा आज। देखिए, जहां तक करप्शन की बहस का ताल्लुक है तो शहजाद भाई, उसमें हमें जो चीज मद्देनजर रखनी चाहिए सबसे पहले वो ये है कि क्या इन नैब कवानीन की वजह से पिछले 2 सालों में करप्शन एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा इमरान खान साहब का, क्या मुल्क में करप्शन में कमी हुई? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक तो आपके मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ गई है। वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जिसको अपोजिशन में इमरान खान साहब खुद कोट किया करते थे। पहले हमारा नंबर 117 था, अब हमारा नंबर 119 है। तो ये तो सिर्फ एक बयानिया की हद तक कि मैं अवाम के सामने, क्योंकि और कोई मेरे पास प्रोग्रेस है नहीं दिखाने के लिए, तो करप्शन के एक बयानिए को वो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो अहम नुक्ता है वो ये है कि आप अपोजिशन को छोड़ दीजिए। अपोजिशन ने जो सहना है, जो सह रही है और जो आगे चल के सहेगी, आप उसको एक साइड पर रख दीजिए। क्या ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब की केस हमारे सामने मौजूद नहीं है?
क्या हमारे सामने लाहौर के असातिज़ा कराम, उनकी मैयतें, हथकड़ियां लगी हुई, क्या वो हमारे सामने मौजूद नहीं है? क्या हमारे सामने मुख्तलिफ अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिनके अंदर कहा जा रहा है कि नैब कवानीन जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है? आपने इनमें और हुकूमत के अपने वुज़रा भी यही पोजीशन लेते रहे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ शो पर मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।